बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम में फैसला आपका। इस वक्त पाकिस्तान भर में कोरोना की शदीद और ख़तरनाक लहर चल रही है और अब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है, शदीद से शदीद तरीन, ख़तरनाक तरीन हद तक पहुंच चुकी है। इस वक्त 6,59,116 के करीब कन्फर्म्ड केसेस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और हाईएस्ट रिकॉर्ड रेट्स तक को पहुंच रहे हैं। इस वक्त क्रिटिकल जो है वो 3,055 हो चुके हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी 16% के करीब इस वक्त शरह बढ़ चुकी है। खुद कैपिटल सिटी जिसकी कोई बहुत ज्यादा आबादी भी नहीं है और हालत यह है कि अगर इस पे काबू ना पाया गया तो अगले कुछ दिनों के अंदर आपको हंगामी तौर पर इकदाम करने पड़ेंगे। आपके पास इस वक्त भी हमारी इत्तलात हैं, अस्पताल जो है वो फुल हो चुके हैं, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं है। सो प्लीज स्टे एट होम एंड अपने आप को महफूज रखें। अपने आप को जितने एसओपीज हैं, बार बार कह रहे हैं, मास्क लगा के रखें, अपने आप को महफूज रखें। यही एक तरीका है, जितना महदूद रखेंगे उतना खुद को महफूज रखेंगे। इसके साथ साथ आज जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो पाकिस्तान की वफाकी काबीना में एक मरतबा फिर रिशफल है और वजीर खजाना जिनको कि अभी थोड़े दिनों के बाद अपना बजट पेश करना था उनको रुखसत कर दिया गया है। अब उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है या उनको घर भेजा गया है। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि जनाब हफीज शेख साहब जो हैं वो अब वजीर खजाना नहीं रहे, उनकी जगह हम्माद अजहर साहब को वजीर खजाना बनाया जाने के इम्कानात हैं। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, इसलिए हम ये बात इम्कानात के तौर पे कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी तब्दीलियां हैं, मसलन पेट्रोलियम की वजारत का भी सुन रहे हैं कि वो शायद शिबली फराज साहब के पास जाएगी और फवाद चौधरी साहब एक मरतबा फिर वजीर इत्तलात होंगे। उनके नीचे भी वजीर लगाए जाने का इम्कान है। वो कौन होंगे? फरूख हबीब साहब होंगे या कोई और होंगे? ये एक अहम सवाल है, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन क्या ये बार बार की तब्दीलियां पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाल सकती हैं, खास करके उस मुआशी बहरान को, उन पॉलिसीज को जिसके ऊपर इस वक्त बहुत तनकीद हो रही है? वो ऑर्डिनेंस जिसके तहत स्टेट बैंक के जो इख्तियारात हैं उनको लामहदूद कर दिया जाएगा और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान से बाहर भी, अब जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर तो कोई इदारा उनको जवाबदेही के लिए नहीं कहेगा, ना पार्लियामान ना कोई और इदारा, बल्कि अब शायद IMF के कहने के ऊपर जो बजट आ रहा है वो अब पाकिस्तान के लिए एक बहरान बन सकता है। इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे और आज पार्लियामान में इसके ऊपर बात हुई है। मैं चाहती हूं थोड़ा सा आप देख लीजिए, उसके बाद PDM और अपोजिशन की बात होगी, जरा सुनाइएगा। 700 अरब रुपए के टैक्सेस जो है एक ऑर्डिनेंस के जरिए लगा दिया जाए इस मुल्क के ऊपर, इस ऐवान की इससे ज्यादा तजलील नहीं हो सकती। माजी में मनी बिल क्या छोड़ के टैक्स के मेजर्स SRO के जरिए लिए गए। नहीं कर सकते जनाब। मनी बिल ने सिर्फ ओरिजिनेट होना है तो पाकिस्तान की कौमी असेंबली के अंदर होना है। मैंने पढ़ लिया है और ये पेश किया जा सकता है। हम नहीं चाहते इस चेयर से कोई ऐसी रूलिंग आए कल को अदालत को उसे स्ट्राइक डाउन करना पड़े। आपके पास ये अख्तियार है कि उसको चैलेंज करें। मैंने आईन के मुताबिक आपको किया जी। आप जजमेंट जल्दी देने के बजाय, रूलिंग देने के बजाय, मेरी रिक्वेस्ट होगी इसको कंसिडर करें। मैं बिल्कुल इस चीज से तैयार हूं। अगर आज हमने ये तशरीह निकाल ली तो हजारों SRO जो हम नहीं लेके आए, ये लेके आए थे, वो वॉइड एब इनिशो करार दिए जाएंगे। इस वक्त मामला यहां तक पहुंच चुका है कि ये ऑर्डिनेंस अब पेश कर दिया गया है जिसपे अपोजिशन आज बावजूद इख्तलाफात के एक पेज पर इकट्ठी हुई और एक दूसरे के साथ बात की। उन्होंने एक जैसी बात की, लिहाजा हो सकता है कि PDM आगे जाके इसके ऊपर बात करे, इस पर भी बात करना जरूरी है। बहरहाल इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं PDM की अहम कामयाबी वजीर खजाना को रुखसत करना है। अब क्या PDM बच पाएगी कि नहीं, या बच चुकी, खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ एक अनाउंसमेंट रहना बाकी है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद जुबैर साहब जो कि गवर्नर सिंध भी रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। इन्होंने बड़ी एक जबरदस्त धांसू किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इस ऑर्डिनेंस के हवाले से जो कि स्टेट बैंक से मुतालिक है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब फरूख हबीब साहब जो कि रुकने कौमी असम्बली है और जो काबीना की तब्दीली है उसके ऊपर भी इनसे बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान चेहरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मोहतरमा नाज बलोच साहिबा अगेन रुकने कौमी असम्बली है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाना माना चेहरा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। सबसे पहले जुबैर साहब आपसे शुरू करते हैं, ये जो ऑर्डिनेंस अब आज आपने बहस भी सुनी कि मिनी बिल के तौर पे हुकूमत अब लेके आ रही है, साथ ही हमने खबर सुनी कि वजीर खजाना भी घर चले गए। ये हो क्या रहा है? मेरा ख्याल है इस पर सबसे ज्यादा मुबारकबाद मुझे मिलनी चाहिए हफीज शेख के जाने की, क्योंकि मैंने सेनेट के इलेक्शन से पहले
بہت بھرپور کیمپین کی تھی اور اس کے بہت لیجٹیمیٹ ریزنز تھے. ایک تو یہ تھا کہ جی ان کی کوئی کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ نہیں تھی. ایک ایسے وزیر خزانہ کو باہر سے لے کے, انفیکٹ اگر آپ پتہ کر رہے ہیں کسی اپنے نمائندے سے کہ وہ کون سی فلائٹ پر بک ہیں پاکستان پر کہا بھی تھا کہ باہر جانے کے چلے لیے جائیں گے, جاتے ہیں نا, مطلب 43 ایئرس کی ہسٹری میں بیان کر رہا ہوں, میں کوئی 2-4 دن کی بات نہیں کر رہا. دوسری بات یہ ہے کہ اس حکومت کی آپ یہ دیکھیں, اور ایک اور چیز جو میں نے آپ نے کہا نا دھانسو پریس کانفرنس, اس میں میں نے ایگزیکٹلی یہ کہا تھا کہ حفیظ شیخ who's so vulnerable, سینٹ کا الیکشن ہار چکے ہیں, ہی ہیز ٹو گیٹ ہمسیلف الیکٹڈ, ادروائز وہ رہیں گے نہیں وزیر. ایڈوائزر وہ کر کے وہ چیئر کر نہیں سکتے امپورٹنٹ فورمز اور میٹنگز وغیرہ. تو اتنا ولنریبل آدمی کے تھرو آئی ایم ایف وہ کروا رہا ہے آرڈیننس, کیونکہ جس نے واپس آئی ایم ایف میں ہی جانا ہے تو اس کی لائلٹیز کہاں ہوں گی, اس کی اور پہلے بھی لائلٹیز وہی تھی, لیکن اب تو وہ ویکسٹ وکٹ پر تھے. تو میرا خیال ہے ایک تو, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اٹس اے ویری سیڈ مومنٹ, خوشی منانے کے علاوہ اٹس اے سیڈ مومنٹ کہ اٹ جسٹ شوز کہ اس حکومت کی کوئی تیاری تھی نہیں. تیسرا فائنانس منسٹر ہے, 4 فائنانس سیکرٹری آ چکے ہیں, 5 ایف بی آئی چیئرمین. آئی مین یہ کی پوزیشنز ہوتی ہیں معیشت کی. تبدیلی جو بات کرتے تھے نا خان صاحب, تبدیلی وہ تو معیشت میں ہی آنی تھی نا, عوام کی بہتری ہونی تھی. وہ تبدیلی اس طرح کی تبدیلی کی تو نہیں بات کر رہے تھے کہ یہ بدل دیں وہ بدل دیں. تو آج بھی ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بھی فراز صاحب کہہ رہے وہ بھی اگر دیکھیں کہ اسد ایک ڈفرنٹ سکول کے ہیں اکانومی کے حوالے سے, بالکل ڈفرنٹ سکول. میں رائٹ اور رانگ کی نہیں بات کر رہا, حفیظ شیخ کمپلیٹلی 180 ڈگریز ڈفرنٹ. اسد عمر اینٹی پرائیویٹائزیشن ٹو دا کور, حفیظ شیخ پرو پرائیویٹائزیشن ٹو دا کور. پبلک سیکٹر اینٹیز کو کیسے کرنا ہے, اسی وجہ سے پبلک سیکٹر اینٹیز کی جو لاسز ہیں اور لائبلٹیز ہیں وہ ڈبل ہوگی, بیکاز مینجمنٹ ہی نہیں ہے کوئی. تو یہ میرا خیال ہے چینج کرنے سے پہلے آپ نے کہا نا پی ڈی ایم, اصل بڑی خبر ہے کہ پی ڈی ایم کی اناؤنسمنٹ رہتی ہے, نہیں اناؤنسمنٹ تو ایک ہی کا انتظار ہے, وہ خان صاحب کی حکومت کے جانے کا. اچھا, یعنی پی ڈی ایم ابھی تک انٹیکٹ ہے. پی ڈی ایم چھوٹی حکومت جائے گی تو پی ڈی ایم کوئی فائدہ بھی نہیں رہے گا. اچھا, یعنی حکومت کے جاتے ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا نا, ان کو نکالنا ہے, فارغ کرنا ہے. تو وہ آپ نے دیکھا نا اس وقت پی ڈی ایم آپ کے خیال میں موجود ہے, مطلب اس طرح سے نہیں ہے, لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ, جیسے تھی. لیکن ہم اب بھی پیشنس دکھائیں گے. 4 تاریخ کو ان کا سی سی کا اجلاس ہے, اگر کوئی فیصلہ یہ ایسا کرتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے بلاول بھٹو اور یہ پیپلز پارٹی یہ سوچیں گے ہمیں آ کے سمجھائیں, کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف نہیں بتانا کہ ہم ریزائن نہیں کر رہے, پیپلز پارٹی نے یہ بھی بتانا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر آگے اس کو افیکٹولی لے کے جانا ہے تو پھر کیا وہ طریقہ جس سے. اچھا, میں اس پہ آپ سے ڈیبیٹ کرنی ہے, میں نے ریزائن کیوں کرنا چاہیے اور پیپلز پارٹی کو آپ کنونس کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. پہلے میں آپ کی طرف آؤں کہ ایک تو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس وقت کہ پی ڈی ایم کی کامیابی ہے کہ حفیظ شیخ صاحب گھر چلے گئے, بے شک کامیابی ہے, لیکن اس وقت یعنی سابقہ پی ڈی ایم کی تھی, اب نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے, قائد حزب اختلاف کی سیٹ کے لیے آپ نے پی ڈی ایم کو توڑ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی بنیاد ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر بلاول بھٹو صاحب نے رکھی تھی, اور اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس ڈیولپ ہوا, اور وہ منیمم پوائنٹ ایجنڈا تھا. ایک پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا کہ یہ جو ایک نااہل حکومت ہے جس نے خود اپنا اس چیز کا ایڈمٹ کر لیا, آج جو حفیظ شیخ کو ریموو کرنے کی وجہ ہی انہوں نے مہنگائی بتائی ہے, تو بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے کہ اب ان کو ہوش یہ ان کو پتا چل ہی گیا, عوام کی آواز ان کے کانوں تک کہیں نہ کہیں پہنچ گئی کہ یہ جو مہنگائی کا بم عوام کے اوپر مار رہے تھے اور جو مہنگائی کی سونامی لے کر یہ حکومت آئی تھی, یہ اب قابل برداشت نہیں ہے. لہٰذا ان کو اپنا آپ بدلنا پڑے گا, ان کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا, اپنی پالیسیز میں تبدیلی لانی پڑے گی. جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے, دیکھیں پی ڈی ایم کے اندر بالکل ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا نظریہ, اپنی سوچ, اپنی پرنسپل سٹینڈنگ بالکل موجود ہے, اور ہر پولیٹیکل پارٹی کے سوچنے کا انداز منفرد اور مختلف ایک دوسرے سے ہوگا, اور یہ ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ اتحادوں کے اندر بڑے الائنسز میں یہ ہوتا ہے. لیکن آپ نے باپ کی سپورٹ لے لی, میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کے اوپر ہوتی ہیں کسی ایک ایجنڈا کے اوپر, اس میں پھر مختلف, دیکھیں آپ ضمنی انتخابات کے معاملے میں پیپلز پارٹی نے جو کہا کہ ہم نے الیکشن لڑنا چاہیے, آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کو اس میں کامیابی ہوئی. یوسف رضا گیلانی کے معاملے میں بڑے مقصد کے لیے سینیٹ کی قائد حزب اختلاف کی سیٹ, بس میں آپ کو بتاتی ہوں, نہیں ہرگز ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا اصولی موقف بالکل واضح تھا, جو پی ایم ایل این کے, ووٹ لے لیں. نہیں میں آپ کو بتا دوں,
PM हमने बाप से वोट नहीं कहा कि हमें वोट करे। नून लीग के अपने ही दिलावर खान का ताल्लुक नून लीग से ही था, इन्हीं के अपनी PMLN के ही सेनेटर जो है थे दिलावर खान, उन्हीं के साथ एक ग्रुप में 3-4 और मजीद सेनेटर्स थे जिन्होंने अपनी खुशी से और अपनी रजामंदी से हमें वोट दिया, बाय फोर्स वोट नहीं किया। और बात ये उसकी वजह क्या रही कि जो कैंडिडेट PMLN की तरफ से थे वो हमें नामंजूर थे, और उसकी वजह साफ है कि मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो का जो केस चल रहा है उस केस में वो हमारे मुखालिफ सिमत की पार्टी के वकील हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर लीग कहते रहे काफ लीग के साथ बैठ गए। नहीं, लेकिन देखिए इसमें ये मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं कि एक सिटिंग हमारा जो ऑलरेडी इस वक्त केस चल रहा है, एक सेनेटर जिनका उसी केस के अंदर वो हमारी मुखालिफत कर रहे हैं, तो हमारी पार्टी के ग्रीवेंसेस थे, हमारे वर्कर्स के ग्रीवेंसेस थे, हमारे सेनेटर्स जो है वो उसकी मुखालिफत कर रहे थे। तो हमारा मेरा ख्याल है ये एक अलग सियासी डिबेट है, और उसकी वजह से ये जो मेन असल जो कोर इशू है इस हुकूमत से छुटकारा पाने का, जिसके लिए PDM फॉर्मुलेट हुई थी, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दरार आनी चाहिए। उसमें दरार नहीं आनी चाहिए, ख्वाहिश है, मगर अब खबर तो नहीं है। क्यों फारूक, आप पहले तो आप काबीना में आ रहे हैं कि नहीं? वजीर ममलकत बनाए, वो तो फैसला हो जाएगा और हफीज शेख साहब को फिर फैसला करेंगे, भिजवा दिया आपने 3 साल के बाद, तो क्या? देखें बात ये है, वो तो 2 साल, 1 साल तो देखें बात ये है कि दोनों तरफ जो है ना वो काफी मुझे सादगी नजर आ रही है, और इतनी सादगी नजर आ रही है कि मुझे लगता है कि इनको किसी चीज का लगता मालूम नहीं है, नावाकफे हाल हैं। इतना कुछ होने के बावजूद जो है, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा ना कि रोल तो गए हैं पर चस बड़ी आई है। मसला इनके साथ ये हुआ है कि एक दूसरे को ऐसा घसीटा है इन्होंने पकड़ के, ऐसा घसीटा है पकड़ के कि जो PDM है उसका धड़म तख्ता इन्होंने खुद ही कर दिया है। आज देखें कि अवाम इनके ऊपर किस तरह एतमाद कर ले, जब ये एक दूसरे के ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है। आप ये देखें कि अभी ताजा इन्होंने एक मैच लड़ा है आपस में मैच लड़ा इन्होंने कि कौन बनेगा अपोजिशन लीडर। वो बन गए यूसुफ रज़ा गिलानी। जैसे ही गिलानी साहब बन गए, इन्होंने बच्चों की तरह रोना धोना शुरू कर दिया। जिस तरह एक बच्चा जो है उसको अगर क्रिकेट के मैच में आउट कर दिया जाए तो वो कहता नहीं मैं नहीं आउट नहीं हुआ, वो मानने को तैयार नहीं है। ये भी मानने को तैयार नहीं है। इनकी तरह से ये है कि आदम नजीर तारड़ का सेनेटर के लिए वोट तो जायज था, लेकिन उम्मीदवार बनाए अपोजिशन लीडर वो जायज नहीं था। राना मकबूल जो है उसका वोट जायज था गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट के लिए, ठीक है, बाद में जो है वो जायज नहीं है। लेकिन अब आप आ जाए, मैं उस पर भी आता हूँ, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जरा मैं इनका मामलात को भी जरा सामने रखना चाहता हूँ ना। मामला ये है कि इन्होंने ना इस्तीफे आए, ना अदम एतमाद आई, ना लॉन्ग मार्च हुआ, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ अदम एतमाद आ गई। और आप ये देखें कि जिस अंदाज से इनका तमाशा बना है, और खुद ही इन्होंने बनाया है। अब मैं इनको ये गुजारिश करूंगा कि ये अपनी लीडरशिप बदल लें। ये हुकूमत की तब्दीली के ख्वाब ना देखें। अच्छा, हुकूमत तो जो है वो इन्होंने 5 साल अपने अब पूरे करेगी। वो कहते हैं आप वजीर आज़म बदल के देख लें, शायद हुकूमत ठीक हो जाए। आप कहते हैं कि वो हुकूमत तो 5 साल पूरे करेगी, और वजीर आज़म को बदलने का इख्तियार जो है वो पाकिस्तान की अवाम के पास है, और पाकिस्तान की अवाम ने वो इख्तियार पार्लियामान को दिया, ठीक है, और किसी के पास वो इख्तियार नहीं है। अब मामला ये है, ये हुकूमत को सिलेक्टेड कहते कहते एक दूसरे को सिलेक्टेड कहने लग गए। सही है तो सिलेक्टेड है ना। तो अब असल में सच इनकी जुबान के ऊपर ये बात तो सही है, अब इनकी जुबान के ऊपर है तो सच। लेकिन हफीज शेख साहब का जाना, एक सवाल, हफीज शेख साहब का जाना आपकी बहुत बड़ी नाकामी है। साहब पहले सारा अपना टाइम किसी और चीज पर करते हैं, फिर कहते हैं अब इस पर आ जाए जो आपके सवाल। इतने तो मैंने इनके साथ प्रोग्राम किए, इनको बड़ा आर्ट आता है, पहले बिल्कुल कहीं और लेके जाते हैं, इसीलिए अब मैं आपके टाइम बहुत है। आप हौसला रखें, अभी हमने जो है ना हफीज शेख का बता इम्तिहान और भी बड़े मेरे पास कम है। देखिए बात ये है, मुझे लगता है कि स्टूडियो में भी सागडार जो की रूह आ गई है, यहाँ वो वर्चुअल शिरकत उन्होंने कर ली है पकड़ के। क्या हुआ है, IMF की बात बड़ी होती है। इस मुल्क को IMF का तोहफा किसने दिया? मुस्लिम लीग नवाज ने दिया। बहुत पीछे सुन तो लेना, सुन ले, पीछे न जाए ना। हम तो कभी IMF से आजाद पीछे वाले बात करते हैं। गुजारिश सुन लेना, सवाल एक मिनट मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। हफीज शेख की बात ना करें अभी, एक मिनट रुक जाए ना। आपने IMF की बात की थी, मियाँ साहब आप कहते पीछे आया। मियाँ साहब तो बड़े अहल थे, सागडार तो बड़े माने ताने, दुनिया के अमेरिका उनको कह रहा था हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ, तो वो IMF के चुंगल से पाकिस्तान को निकाल देते। नहीं, वो भी 3 बार तो गए। 22वां था IMF 22वां था ना, एक मिनट 22वां था ना, बड़े अहल थे।
बड़े कारीगर थे, ये ठीक जितनी है। तारीफें ये कर रहे हैं तो फिर ये हफीज पाकिस्तान शेख को साहब निकाल को क्यों जाने लेते। दिया? अब आप आ जाए हफीज शेख। अब आज देखिए पूरा प्रोग्राम इन पे कर हफीज लें। शेख का, देखिए हफीज शेख का जो मामला है, फरूख One on भाई, one. अब ये दो गेस्ट मुझे हम इनको सुनने आए हैं। अच्छा। वजीर आजम साहब ने एक फैसला लिया, डिसीजन लिया, हमाद अजहर को मौका दिया। हम आज इससे पहले भी बजट पेश करते रहे कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह एज कलीमुल्लाह ए, कलीमुल्लाह। सुन लेना, एज ए रेवेन्यू मिनिस्टर के तौर के पर भी वो काम कर चुके हैं। जी, जी। अब वो हमाद अजहर बहुत competent है, इसमें कोई शुबा नहीं। इलेक्टेड नुमाइंदे हैं और हाँ। यकीनन जो है वो आम आवाम लेकिन हफीज शेख क्यों गए? पर भी हाथ रखेंगे। हफीज शेख क्यों देखिए ये तो हमारा एक डिसीजन है ना, ठीक हमने हो किसको गया। रखना है किसको अब नहीं जवाब रखना। नहीं है फरूख हफीज साहब के अब पास। भागदार क्यों गए? हाँ, मैं इतनी वो तो तो मैं भागदार गई क्यों ना, गई? हाँ। मैं इतनी क्योंकि 60 अरब डॉलर पे एक मुल्क की मेरे इम्पोर्ट भाई आ गए थे, एक 20 अरब डॉलर पे मेरे जो भाई है वो हमें भी करंट सुनो। अकाउंट मैं एक पॉइंट लेके फिर जुबैर 18 साहब अरब के के पास। रिजर्व 9 अरब के ऊपर छोड़ के जी। चले गए थे। भागदार इस वजह से गए एक या जुमला जाली कह रहे हैं अकाउंट्स या मनी हाँ। लॉन्ड्रिंग की वजह से गए। मैं फरूख हबीब की तरह 1 घंटे की तमहीद बांधे बगैर सिर्फ ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि बहुत मेरा भाई पार्लियामेंट कर रहा है, पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंट ये, पार्लियामेंट वो। 700 अरब का जो आप आवाम को टीका लगाने लगे हैं IMF के सामने घुटने टेक ये बहुत कर, तो परेशान उस कुन मनी बात है। बिल के बारे में तो आप एक ऑर्डिनेंस लेकर आ जाते हैं बगैर पार्लियामेंट, जबकि पार्लियामेंट जो है वहां से ही अप्रूव होना चाहिए। किसी किस्म के फाइनेंशियल बिल्स हों, आप आवाम पे टैक्स जो 700 अरब का बात डाल है, रहे हैं, हाँ। उस वक्त आपको पार्लियामेंट और पार्लियामेंट की वक़्त याद नहीं आती, उस वक्त आपको आइन याद नहीं आता, उस वक्त आप IMF के सामने घुटने टेक देते हैं। क्या ये वही IMF नहीं थी जिसके बारे में जुबैर वज़ीर साहब, आज़म साहब ये बिल्कुल आप ये बड़ा वैलिड पॉइंट है क्योंकि ये 700 अरब रुपए के टैक्सेस और नए फिर लग एक रहे बात हैं। मैं कह दूं, फिर आप जुबैर साहब के पास हाँ। जरूर जाइएगा। फिर जो स्टेट बैंक वाली कहानी है ना, ये जो रजा बाकर साहब है ना, जिनको बाहर से लेकर आए और हरे पासपोर्ट की उन्होंने बड़ी इज्जत करवानी थी कि पाकिस्तान में जो है यहाँ के हरे पासपोर्ट की इज्जत होगी, लेकिन आप खैर आप रजा बाकर साहब को वहां से लेकर आ तो गए, लेकिन ये वही रजा बाकर हैं जो कि इजिप्ट की इकोनॉमी के कोलैप्स के जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो है मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रही थी Inflation, जुबैर साहब, वो ये महंगाई, उन्होंने इस बात का poverty, जवाब नहीं दिया कामरान खान साहब के साथ। इजिप्शियन पाउंड की डेप्रिसिएशन के जिम्मेदार वो कि रहे, किसको और जवाब उनको दे लाके होंगे। आपने तो आप मुझे बताएं कि हो क्या रहा है, 700 अरब रुपए के ये अब आ जाएंगे, देखिए ना, महंगाई इतनी हो जाएगी। देखिए एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑन अ सीरियस बेसिस, ये जब फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होता है और की पोजीशन होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो फारूक साहब को उसको एड्रेस करना चाहिए था और आवाम को तसल्ली देनी चाहिए थी कि भाई क्या उनकी परफॉर्मेंस की खराबी की। देखिए आप इसहाक डार को जितनी मर्जी गालियां दे रहे, आज आवाम भूख से मर रहे हैं, आज महंगाई से मर रहे हैं, गुर्बत से मर रहे हैं, आपने उसका जवाब देना है। अवाम वो सुनना चाहते हैं, वो एक एनालिसिस होती है कि जी इसहाक डार ने क्या किया था और मिफ्ता इस्माइल ने क्या किया था, उससे पहले महबूबुल हक ने क्या किया था सन 85 में। क्वेश्चन ये है कि उनका जाना इज अ वेरी वेरी सीरियस थिंग और 3 साल अभी मुकम्मल नहीं हुए, तीसरा फाइनेंस मिनिस्टर आ जाना, जी। क्या वजूहात थी? ये तो हुकूमत को बड़े सीरियस तरीके से बयान करनी है कि किस तरह से क्या कॉन्फिडेंस लूज हुआ था, क्या परफॉर्मेंस खराब थी। सर अगर अपोजिशन और- मजबूत होती जी। तो आज ये सबसे बड़ा इशू होता। सबसे बड़ा इशू तो मैं तभी तो हफीज शेख के ऊपर ही घूम रहा हूँ। जी। ठीक है ठीक ठीक है, और लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत- देखिए की पोजीशंस होती हैं, जैसे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है, अब हमाद इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे, उससे पहले रजाक दाऊद इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे, अब एक और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आएंगे। आप देखें कि एक हुकूमत 5 साल का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज होती है। मैंने आपको जो असद उमर और हफीज शेख की एग्जांपल इसलिए दी थी, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज हो ही नहीं सकती थी जब आप कंप्लीटली 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के लोगों को बिल्कुल, और आप चेंज करके मुंतखब होते लाएंगे। हैं, आप अब आवाम हफीज को शेख जवाबदेह साहब होते एक हैं, बिल्कुल। अच्छा, और मैंने IMF को क्रिटिसाइज नहीं किया था, मैंने कहा था कि IMF के कहने पर, और ही कम्स फ्रॉम IMF। भाई IMF प्रोग्राम में आप गए, वो तो हम बहुत दफा डिस्कस कर जी चुके हाँ, हैं। बिल्कुल। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टेट बैंक का जो आप अमेंडमेंट करने जा रहे हैं और स्टेट बैंक को वहां IMF के चुंगल में दे रहे हैं, डेट इज द की इशू, डेट यू शुड एड्रेस कि वो अकाउंटेबल पार्लियामेंट में क्यों नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो जुबैर साहब भी कह रहे हैं, अपोजिशन भी कह रही है, और शायद एक वाहिद नुक्ता है जिसके ऊपर एक और सॉरी opposition- चीज मैं कह दूं जी। कि FIA और NAB के भी चुंगल से वो आजाद होंगे। किसी भी प्राइम प्लेटफॉर्म पे मिनिस्टर होंगे जवाब नहीं दे। बच सकता, और कोई इसका बच जवाब सकता। हमें हुकूमत के उससे चाहिए। मैं कोई- फरूख कोई से भी ब्रेक के बाद accountability नहीं पूछूंगी होगी क्योंकि उसमें। इसके ऊपर बहुत, हमने जब कैसे बंगाली साहब का इंटरव्यू किया उसके बाद ये वायरल हुआ उनका, तो उसके बाद ये सवाल बार बार किया जाने लगा कि आपने गलत बात की है, वो जवाबदेह होंगे। मुझे उनके पूरे इंटरव्यू में रजा बाकर साहब के जवाब नहीं मिला कि वो किसको जवाबदेह होंगे। ब्रेक के बाद इस पर जरूर बात करेंगे, मैं साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फरूख, अब अपोजिशन को तो आपने सुन लिया, ठीक है डिवाइडेड अपोजिशन है, लेकिन बहरहाल बात तो उनकी एक है, ऑब्जेक्टिव एक है कि गवर्नमेंट जो है ये नाकाम हो रही है और वो लोग तक पहुंचाना चाहते हैं। बताइए कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है कि वो वजीर खजाना बदलने से लोगों की महंगाई खत्म कर देगा। 700 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस मिनी बिल आपने दे दिया है। देखिए क्या एक करेंगे आप? मैं क्लैरिफाई कर दूं, हाँ। 700 अरब का जो वो अमाउंट है ना, हाँ। पाकिस्तान के किसी एक साल में बजट में 250 बिलियन से ज्यादा के टैक्सेस नहीं लगे। ये पहली बार, तो आप उससे अंदाजा लगा रहे 700 बिलियन का मतलब है क्या? देखें बात ये है, और सारा आवाम ने बर्दाश्त एक करना है। मिनट मैं बताता हाँ। हूँ। देखें बात ये है, इनका आसान काम क्या होता था जब इनकी हुकूमत आई थी, उस वक्त सेल्स टैक्स कितने और परसेंट ये पे था? हुकूमत का जवाब कितने परसेंट पे था? 14% पे था। 14% से 17% के ऊपर कौन लेके गया? ये गया ना। बड़ा आसान काम है, इनडायरेक्ट टैक्स आप बढ़ा दें, लोगों के ऊपर सेल टैक्स की शरह बढ़ा दें। हमारे ऊपर भी बड़ा आसान काम था। हमारे लिए बड़ा आसान काम है कि हम पेट्रोलियम लेवी को बरकरार रखें। पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जा रही हैं, कर दें। अभी हमने पिछले 2 माह से कीमतें नहीं बढ़ाई। आप देखें कि उन लेकिन कीमतों इस वक्त लेवी को सबसे सुन लेना। ज्यादा नहीं 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 highest नहीं, नहीं rate। सुने हमने उसके ऊपर लेवी को बतदरीज कम किया। कम लेवी को कम करते रहे ताकि उसका इम्पैक्ट जो है वो गवर्नमेंट अब्जॉर्व कर ले, सरकारी खजाना कर ले, आवाम को इंटरनेशनल बर्बाद नहीं मार्केट किया। में जो सुन कीमत है वो ले, बहुत आप कम 1 है। लीटर पेट्रोल के ये हमारे मत करें। से कहना नहीं, कंपैरिजन कर लें। 22 में तो आप 40 नहीं, में नहीं, 40 नहीं, चालीस उसको लेवी। उसको हाँ। हमने कम किया, उसको हमने अभी कम 40 है ना? सुन लेना, उसको कम किया। फिर बड़ा एक आसान काम होता था आसमा, हमें सच पूरा बताना है ना लोगों को। इस हकदार के सिंपल मैथ्स क्या थे? जो इम्पोर्ट थी, इस मुल्क को इम्पोर्ट लेड इकोनॉमी चलाती रही। इम्पोर्ट के ऊपर आप इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लेते। बस जब आप तो 60 देखेंगे तो जवाब दे देंगे यार। प्लीज 1 मिनट रुक जाए ना। 60 अरब डॉलर की आप जब इम्पोर्ट कर रहे थे, तो जब इम्पोर्ट्स कम हुई, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। मत आपको पता है confuse करें लोगों को। नहीं, लोग नहीं, कह मैं रहे हैं कि confuse हमें नहीं उस कर वक्त रहा। आटा सस्ता ना, मिलता ना, था, ना, चीनी एक सस्ती मिनट, मिलती नहीं, थी। पुराना पाकिस्तान में सुन ले पूरी बात करंट आपको अकाउंट explain डेफिसिट करूंगा। लोगों एक को मिनट। ज्यादा कंसर्न सुन ले कि करंट अकाउंट डेफिसिट एक कितना मिनट, था। जुबैर उनको साहब, आटा और चीनी से जुबैर नहीं है। साहब, सुन आम ले। पाकिस्तानी से पूछें सर, कि वो उनको करंट अकाउंट चीनी, सर दवाइयाँ। एक मिनट सर, मैं तो सागडार के मुतालिक बात कर रहा हूँ। परेशान सवाल आप हो आपसे- जाते हैं, परेशान आपसे आप हो पूछ जाते रहे हैं। एक मिनट ना, आप उधर नहीं बैठे, आप इधर बैठे हैं, जरा मुझे बात कर लेने दें। देखिए मामला क्या है। मामला ये है कि हमने वहां से 100 अरब का पाकिस्तान को रेवेन्यू इंपोर्ट ड्यूटीज की मद में कम हुआ, इंपोर्ट्स कम करने की वजह से। फिर आप आ जाएं, जो बार बार अभी बात हो रही थी कि जनाब नए टैक्सेस लग गए, हाँ। फलानी चीज हो गई, फलानी चीज हो गई। एक बड़ा सिंपल सा मैथ है कि आप देखें कि हमने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया। ठीक है। अभी इंडस्ट्रीज की बात कर होगी। दिया एक इजाफा, मिनट, एक सब मिनट। ठीक है, आप महंगाई large करते scale- हैं, एक इजाफा मिनट, नहीं एक हुआ। मिनट। सब आप- ठीक है, एक मैं मिनट। मान लेती हूँ कि हो आप गया। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखें, ठीक उसके है। अंदर ग्रोथ नजर आ रही है। एक्सपोर्ट के अंदर 4% की आपको ग्रोथ नजर आ रही है। पिछले फिर साल के आपका- मुकाबले में। एक मिनट सुन लें। फिर आपका जो जीडीपी 16% महंगाई पहुंच गई है सर। जीडीपी ग्रोथ आपकी जो टारगेट है वो रिव्यू होके वो आपका सर, 3% गरीब के ऊपर आदमी को चला इससे गया। मतलब नहीं नहीं है। नहीं मतलब है ना, ये 3% पर ऐसे कह रहे हैं कि 8% चला गया। अब आपने बात की आटे की, चीनी की तरह मुझे एक्सप्लेन कर अच्छा नहीं, मैं एक मिनट मैं आपको करूंगी। एक्सप्लेन करूंगा। आप एक मिनट आसमा मैं आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। करूंगा। वजीर देखिए, खजाना आपका- कोई हो तो फिर मैं नहीं, जरूर नहीं, पूछ लूँ आसमा, आपसे, नहीं, तो नहीं, मैं सुन वही लेना, जाहिर है सुन कि ले, कैसे सुन ले, पूछूं। देखिए बात हाँ, के आपका ताल्लुक भी जो है वो एक ऐसे इलाके से है जो कि हमारी एक सेंट्रल पंजाब की पसमानदा तहसील है। पसरूर से आपका ताल्लुक है। सारे लोग जरिए काश्तकार लोग बैठे हैं। हम तो आप छोटे ये- मोटे किसान जी हैं, जी, बेचारे आप क्या चेक करें? करें कि जो गन्ने का काश्तकार है उसको 300 रुपए मन गन्ने का रेट मिला है। पहले गन्ने के किसान को पैसे लेने के लिए लाइनों पे खड़े होना तो पड़ता इसको था। तो एक अलग प्रोग्राम नहीं, नहीं, किया नहीं, करो नहीं, कि नहीं, 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 इस तरह सुने ये नहीं, हटाए नहीं, नहीं, के महंगी है। 70% आपकी आबादी जी, ज़राअत से सभी मुंसलिक है। 110 रुपए एक की मिनट है। एक मिनट, आपकी है। 70% आबादी उससे मुंसलिक है। फिर ठीक आप है। आ जाएं, फिर आप आ जाएं। अच्छा मैंने अभी नहीं आए पूरा आप मकई ना- का नाज- रेट देख नाज, लें, आप ठहरे, आलू मैं का आती रेट हूँ, देख मैं आती लें, हूँ, किसान को आती फायदा हूँ, हुआ। आती हूँ। किसान नाज को- ये मैं बताइए, किसान की अब बात आप कर मुझे रहा ये हूं। बताएं, किसान क्या अब पाकिस्तान आप जमात में पार्लियामेंट शामिल में दोनों जमातें इकट्ठी हैं एक मरतबा जी, फिर, जी। क्या आप हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ हुकूमत ने अपने लिए खुद मुश्किलात जिस कदर पैदा कर दी हैं, उसके बाद तो अपोजिशन का काम भी हुकूमत खुद कर बैठी है। कोरम इनका पूरा नहीं होता। पार्लियामेंट का हाल ये रहा कि 1.5 घंटे तक हम इंतजार में बैठे होते हैं कि अब स्पीकर साहब आएंगे, अब पार्लियामेंट का इजलास शुरू होगा। खैर सारी बातों को एक तरफ आप रख लें आसमा, ये महंगाई को बड़ा कर रहे हैं कि जी बड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, जो इतना अच्छे रेट गंदम के काश्तकारों को दे रहे हैं कि चीनी 110 की पहुंच गई है। फिर आप मुझे बताइए कि जो गैर मुल्की सरमायाकारी आपकी ड्रॉप हुई है, गिरी है, उसकी वजह से आप अपनी कोताही
اپنی نااہلی، اپنی ناکامی کا ملبہ عام عوام پہ 700 ارب ٹیکس کا ڈالیں گے تو پھر یہ قابل قبول نہیں ہے. کیا اور اپوزیشن حصے دار نہیں ہے؟ دوسری بات کیا اپوزیشن حصے دار نہیں دیکھیں، ہے؟ اپوزیشن آپ کے اتحاد نے ایک ٹف ٹائم دیا گورنمنٹ کو، آپ کا اتحاد ہی ٹوٹ گیا. میں آپ کو یہ بات بتاؤں آسما، ایک اور امپورٹنٹ بات میں کرنے لگی ہوں. یہ جو کووڈ کو لے کے جو یہ تھرڈ ویو ہے اور بہت ہی خوفناک ویو ہے، تیزی سے پھیل رہی ہے، ایسے موقع پہ جب لوگ اس سے ریلیکس ہو کے بیٹھ چکے ہیں، تو اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ جہاں دنیا مفت میں اپنے لوگوں کو ویکسین دے رہی ہے 160% زیادہ مہنگے ریٹ کے اوپر، آپ ایکسپینسو کووڈ کے ٹیکے لگوا رہے ہیں، اور جب آپ کی ہیلتھ منسٹری ای سی سی کو کہتی ہے کہ جی آپ ہمیں کچھ اس کے لیے 150 ملین ڈالر کا ہمیں امداد کی ضرورت ہے تاکہ ہم پروکیور کریں انجیکشنز، تو آگے سے جواب حفیظ شیخ صاحب کا جواب ان کو یہ تھا کہ جی ورلڈ بینک سے جا کے لون لے لیتے ہیں. جی تو اگر آپ نے لون لے لے کے عوام میں ملبہ ڈالنا ہے تو پھر آپ کی گورننس کہاں گئی؟ بالکل، وہ جو آرڈیننس ہے وہ اپنی جگہ پہ رہ گیا. ابھی اس پہ بھی بات کرتے ہیں. جو احسن اقبال صاحب نے بھی آج پوائنٹس اٹھائے تھے اور راجہ پرویز اشرف صاحب نے. چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا آسما، ان کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا. لیکن اب اس کے بعد اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اب اپوزیشن کیا کرے گی؟ بریک کے بعد بات کریں گے. پنجاب میں تبدیلی کی بات کر رہی ہے پیپلز پارٹی اور کاف لیگ بھی چاہتی ہے. کیا پی ایم ایل این اس کے لیے تیار ہوگی؟ اور کیا اپوزیشن جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر بھی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زبیر صاحب، اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو اسٹیٹ بینک والا معاملہ ہے، آرڈیننس آ گیا ہے، پاس بھی ہو جائے گا، آپ استعفے دینے کی بات پہ ابھی بھی قائم ہے؟ آپ کو نہیں لگتا واک اوور مل جائے گا ہر چیز کے اندر گورنمنٹ کو؟ نہیں، ہمارا استعفوں کا تو بڑا کلیئر ہے. دو آپ نے مختلف سوال پوچھے، ایک اسٹیٹ بینک کا اور استعفوں کا ہمارا بالکل کلیئر ہے کہ اگر پوری پی ڈی ایم کی پارٹیز وچ انکلوڈز پیپلز پارٹی اگر دیتی تو اس وقت سینس بنتا تھا. صرف ہمارے دینے سے سینس نہیں بنتا. سو obviously that is something we are not going to go along کہ on ان کے اپنے ریزنز ہیں جو بھی ہیں. اسٹیٹ بینک کا جو معاملہ ہے نا وہ اتنا سیریس ہے. دیکھیں نا، ہم یہاں بہت بحث ہوتی ہے نیب کی دہشت گردی کی، ایف آئی اے اور جس طرح سے ان کو انلیش کیا ہے. کون نہیں ہے جو بچ سکے نیب سے؟ سٹنگ پرائم منسٹر بھی ان کے عطاب میں آ سکتا ہے، منسٹرز بھی آ سکتے ہیں، کیبنٹ بھی منسٹرز بھی، اپوزیشن لیڈرز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب اس اسٹیٹ بینک کے آرڈیننس کے مطابق ایف آئی اے اور نیب انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے گورنر، ڈپٹی گورنر، ٹاپ ایگزیکٹوز، ناٹ اونلی آج کے بٹ پرانے بھی. سو اگر کوئی کیس آپ نے کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ نے کسی بینک کا ٹیک اوور ہوا تھا اور کوئی سمجھتا ہے سستا ہوا تھا، اس کی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہو سکتی. ایک پچھلے سال انہوں نے ایک شروع کیا تھا، لیکن یہ تو آپ کے تحفظات بھی تھے نا کہ نیب کے خوف سے لوگ جو ہیں وہ کام نہیں کر سکتے اور پالیسیز جو ہے. اور پھر دوسروں کے لیے کیوں ہیں؟ ہاں، ایک ادارے کو کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کے کہنے پر کیوں کر رہے ہیں؟ آئی ایم ایف نے اگر تو بزنس مین کو کیوں پکڑتے ہیں؟ مطلب پاکستانی بزنس مین جو ہے. اب میں سب مختصر، اب آپ لوگوں کی کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی آ سکتی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ ان معاملات کے اوپر، اور پنجاب کی تبدیلی بھی خاص کر کے میں نے دیکھیں پنجاب کی تبدیلی کا میں کلیریفائی کر دیتا ہوں. ٹھیک، پی ایم ایل این از دی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ان پنجاب. ایون دھاندلی شدہ الیکشن جو 2018 کے تھے اس میں اس کاؤنٹنگ کے باوجود جس طرح سے کاؤنٹنگ کی گئی تھی، سب سے زیادہ ووٹس نکلے تھے پی ایم ایل این کے اور سب سے زیادہ سیٹیں نکلی تھی پی ایم ایل این کی. سو اٹس دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ان پنجاب. اور اگر کوئی چینج کی بات کسی کو سوچنی چاہیے، کرنی چاہیے، وہ کنٹمپلیٹ کرنا چاہیے. تو آپ کیوں نہیں چاہتے؟ آپ کے پاس تو اس وقت ہے، کہتے ہیں کہ ایک فون کال کے اوپر 50 دیکھیں ہمارا جو اوور آل آبجیکٹو یہ پہلے سے ہے، کوئی آج کی بات نہیں کر رہے ہم نے کبھی اٹیمپٹ کیا 3 سال میں؟ کبھی بھی اٹیمپٹ کیا؟ یہ پارلیمانی طریقہ اس لیے اٹیمپٹ نہیں کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اکھاڑ پچھاڑ والی سیاست کر کے کہ جی پنجاب کو مگر یہ آئینی طریقہ، اور ہمارے لیے جتنے اچھے، ہم تو شکر گزار ہیں عمران خان صاحب کے کہ عثمان بزدار صاحب کو اگر وہ جتنا عرصہ بیٹھے رہیں گے اتنی ہماری پاپولیرٹی میں مزید تو اس کا تو مطلب یہ کہ آپ احتجاج کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، پارلیمان کی سیاست؟ پارلیمان کی کیا مطلب؟ عثمان بزدار کو ہم نے تو نہیں بنایا، تو سر آپ اس کو ہٹا تو سکتے ہیں. ہر ایک کے تو فائنانس منسٹر کو تو آپ بخشتے نہیں ہیں، ہٹا تو سکتے ہیں، فورن سے نکال دیتے ہیں، انڈسٹریز منسٹر کو، ایف بی آر چیئرمین کو، لیکن عثمان بزدار نہیں نکلے گا. تو عثمان بزدار اپوزیشن کے لیے جتنا اچھا چیف منسٹر ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات آپ نے وہ طریقہ نہیں استعمال کرنا چاہ رہے، وہ طریقہ، اور خاص طور پر پرویز الہی والا تو
बिल्कुल नहीं, कभी लेकिन भी आप सवाल ही नहीं अपना उम्मीदवार तो ला सकते हैं। नहीं, लेकिन हमने जब हम ये समझेंगे कि इस तब्दीली से पूरे पाकिस्तान में तब्दीली आ सकती है, ठीक। फिर हम करेंगे। सर आखिरी चंद एक मिनट आपका भी बताइए कि क्या वे फॉरवर्ड क्या है। देखिए, मैं समझती हूँ मुल्क इस चीज का बिल्कुल भी मुतहम्मिल नहीं है कि इस तरह की एक इनएप्ट और इस तरह की इनएक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट, जो कि दावा तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए, इन्होंने इलेक्शन से पहले तो लोगों को जो ख्वाब दिखाए और जो सब्ज बाग दिखाए वो कुछ और थे। इन्होंने तो आवाम से वादा किया था मदीने की फलाही रियासत की मिसालें देकर कि हम ऐसी रियासत बनाएंगे जहां पे कोई गरीब नहीं रहेगा, लेकिन आज ये है कि आज इंसान जो है उसको रोटी, 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है। मैं समझती हूँ कि पंजाब की आप बात कर रही हैं तो अदम एतमाद ले आए ना आप सेनेट के अंदर, तो ले आए। अब तो 57 है आपके पास टोटल। देखिए, हमारे पास सेनेट में ऑलरेडी हमारे पास पीपल्स पार्टी के पास सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, जिस तरह अभी जुबैर उमर साहब बात कर रहे हैं, इसी तरह हमारे पास भी सेनेट में तादाद मौजूद थी। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इन द सेनेट, तो हमारे पास अददी अक्सरियत वैसे वहां पे भी मौजूद थी। लेकिन मैं समझती हूँ कि पंजाब में जो एक पंजाब के अंदर अब ये तब्दीली की बात पीपल्स पार्टी कर रही है। देखिए, बात ये है कि अब बात दोनों की तरलों के ऊपर आ गई है, मिन्नत समाजत पे आ गई है। वो इनको कह रहे हैं कि हम अल्लाह का वास्ता हाथ जोड़ते हैं, सेनेट में अदम एतमाद लिए हैं, ये उनको कह रहे हैं कि हम अल्लाह का वास्ता पंजाब में ले आए। अब बात मिन्नत समाजत के ऊपर आ गई है, ये हालत हो गई है। आप होश के नाखून ले लें तो हमें नहीं तरले करने पड़ेंगे ना। देखिए, बात ये है कि एक दूसरे की मिन्नत समाजत ना करें, आपको जो है ना सियासी फैसला करें। बात ये है कि आप अपना मजाक खुद बने हुए इस टाइम। आपने जो बाकी जगहों पर असद